है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिज़ा काज़मी और आज हम मौजूद हैं गुजरात के आनंद में, गुजरात आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। और हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर वीसी यहाँ के डॉक्टर KB कथारिया जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल हमसे आपका यही है कि आनंद कृषि विश्वविद्यालय के विषय में आप हमें बताएं और इसकी स्थापना कैसे हुई। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हुए कि गुजरात में 4 कृषि यूनिवर्सिटी है और उसमें से एक हमारी जो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो मध्य गुजरात में आता है, उसका ज्यूरिडिक्शन। और इसमें 9 डिस्ट्रिक्ट 9 ज़िले हैं। तो ये जो 9 ज़िले हैं उसका कार्यक्षेत्र है हमारा। और इसकी जो स्थापना है ये 2004 में हुई थी। पहले गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, उसमें से 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई गई और इसमें से ये जो हमारी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो मिडिल गुजरात को कवर करती है। जी सर, एक वीसी का कार्यभार अगर हम बात करें उसकी तो एक काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं। कब से आप इस कार्यभार को संभाल रहे हैं और क्या चुनौतियां थी सामने जब आप वीसी बने? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर में भी हम देखें तो डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों पर गुजरात ही नहीं हर राज्य किसानों को एक प्रशिक्षण दे रहा है, एक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम हो रहा है। तो आप यूनिवर्सिटी में जब एज अ वीसी आए तो आपको क्या चुनौतियां लगी? मेरे को बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में 1997 से काम कर रहा हूँ। 2011 तक मैं रिसर्च साइंटिस्ट था। वेजिटेबल में मैंने काफ़ी काम किया और मेरा जो विषय है वो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है। और 2011 से मैं 8 साल तक डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड डीन PG स्टडी रहा और 1.5 साल से मैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक वाइस चांसलर की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ मैं। जी सर, अगर हम आनंद कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो मुख्य कार्य क्षेत्र क्या क्या है? अभी जो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो कार्य क्षेत्र है, मैंने बताया कि ये जो एरिया जो है हमारा मिडिल गुजरात का एरिया है और इसमें 9 ज़िले आते हैं। और जो क्रॉप के बारे में बात करें तो हमारा यहाँ धान का जो क्रॉप है वो मुख्य है, मक्का है। इसके बाद हमारे जो सब्जियाँ है, वेजिटेबल्स है, वो सारे जो है मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स है, जो इसका भी काफ़ी हमारे यहाँ जो रिसर्च का काम हो रहा है। और कॉटन में जो देसी कॉटन है कि पूरे इंडिया में जो देसी कॉटन का एरिया है वो अभी गुजरात में ही ज़्यादातर बचा है और गुजरात में भी ज़्यादातर हमारा जो मिडिल गुजरात का एरिया है उसमें है। तो ये जो सारे क्रॉप्स है वो क्रॉप्स में हम काफ़ी संशोधन कर रहे हैं, नई नई किस्में तैयार कर रहे हैं। और जो किस्में तैयार करते हैं उसमें काफ़ी जो मापदंड होते हैं, ये जो डेवलपमेंट का जो मापदंड होता है इसमें जो पैदावार बढ़ाना तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें कम बीमारियाँ है, कम जो इंसेक्ट है वो कम डैमेज हो। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो रहा है वो वैल्यू एडिशन है जी। तो ये जो वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि जो नई किस्में आए वो उसमें कुछ ऐसे हम कैरेक्टर ऐसे डालें कि इसमें मिनरल ज़्यादा हो, कोई ऐसा केमिकल जो है वो ज़्यादा हो कि इसकी वजह से जो खाने वाला है उसको डायरेक्ट बेनिफिट मिले। तो इस तरह से जो आज की जो नई बातें आ रही है कि भाई जो नई किस्में आए उसमें ही अगर ज़्यादातर न्यूट्रिशन मिल जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि जो खाने वाला जो किसान है या तो कोई भी है तो उसको फ़ायदा होगा। जी सर, जिस तरीके से आपने बताया कि कौन कौन सी नई किस्मों पर काम चल रहा है, लेकिन परियोजनाओं और योजनाओं की बात अगर हम करते हैं तो किसानों के लिए किस तरीके से उन योजनाओं को इस कृषि विश्वविद्यालय के ज़रिए पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, पहुँचाया भी जा रहा है? अभी जो योजनाओं की बात करें तो हमारे गुजरात राज्य में जो प्लान योजना है हमारी, तो सबसे ज़्यादा मैं ये बताते खुशी मेरे को हो रही है कि गुजरात गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर की जो परियोजनाएं है जो हम रखते हैं और जो डिस्कशन करते हैं, तो हमारे को गुजरात सरकार जो है वो काफ़ी योजनाएं मंजूर कर रही है। और एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस तरह से हो उसमें बहुत ध्यान देती है। इतना ही नहीं है, जो फंड की ज़रूरत पड़ती है जो योजनाएं चलाने के लिए, योजना तो आ जाती है लेकिन जो फंड नहीं होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो फंड भी हमारे को काफ़ी मात्रा में मिलता है
और इस वजह से गुजरात में जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी नहीं, चारों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी है, उसमें काफ़ी अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। जी, जैसे कि आपने हमें बताया कि फ़ंड तो मिलना काफ़ी ज़रूरी है, जब भी ज़मीनी स्तर पर काम हो सकता है। वहीं दूसरी ओर कृषि विश्वविद्यालय, आनंद कृषि विश्वविद्यालय ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं या फिर कौन सी उपलब्धियों तक पहुंचा है और किसानों को इसका क्या फ़ायदा पहुंचा है, ये भी आप हमें बताएं। अभी जो मैं किस्म की बात करूँ तो जो हमारे अलग अलग जो पाक है, इसमें जो मक्का है, तो मक्का में पहले तो क्या हुआ था कि खाने के लिए जो मक्का है उसकी जो मैं किस्में है तैयार करते थे, लेकिन बाज़ार में अभी काफ़ी डिमांड हो रही है कि भाई हमारे को बेबी कॉर्न चाहिए, स्वीट कॉर्न चाहिए, पॉपकॉर्न चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि एक मार्केट ड्रिवन काफ़ी डिमांड होती है। तो लास्ट जो 5-6-7 साल से हमने काफ़ी इसमें काम किया और हर एक जो एक क्षेत्र है इसमें हमने नई नई किस्में निकाली है, हाइब्रिड वैरायटी डेवलप की है। सिर्फ ये नहीं है कि हमने गुजरात के लिए की है, नेशनल लेवल पे भी हमारी वैरायटी जो है वो डेवलप हुई है। जो ये वैरायटी है इसके सीड हम प्रोडक्शन करके किसानों को देते हैं, तो पॉपकॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, बेबी कॉर्न है, और जो मक्का है, मक्का का ज़्यादा यूज है वो पोल्ट्री फीड के लिए हो रहा है, केटल फीड के लिए हो रहा है। येलो जो मेज है, पीली मक्का है, तो उसके दाने हैं वो उसमें भी ज़्यादा होते हैं, तो उसकी भी हमने अच्छी किस्में निकाल के दिया है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो वायरस जो डिजीज़ है कुछ क्रॉप में, तो ये जो वायरस डिजीज़ है, हमने देखा कोरोना, तो ये कोरोना में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हुआ था कि भाई ये वायरल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं होता है ज़्यादातर। ये तो हमारे तो ये ह्यूमन बीइंग में तो वैक्सीन आ गया, तो हमारा सोल्यूशन मिल गया, प्लांट में ऐसी वैक्सीन है नहीं। तो जो वायरल डिजीज़ है वो डिजीज़ की वजह से कुछ क्रॉप में जो फसल है वो फसल 100% फेल हो जाती है। तो वो जो फसल फेल हो जाती है, जो पुरानी किस्में हैं, उसमें हमने ऐसे जनीन डाले, रेजिस्टेंट जीन्स हम कहते हैं, उसको डाल के हमने रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप की है। तो इसमें मान लो कि जो ओकरा है, जो भिंडी है, तो ये भिंडी में हमने हमारी जो 5 नंबर की वैरायटी है, 8 नंबर की वैरायटी है, उसमें हमने ऐसे जीन डाले हैं कि आज ये इतनी रेजिस्टेंट है कि इसमें एक भी जो पौधा है उसमें वायरस रेयरली आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो गया, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि 30%, 40%, कभी 80% तक डैमेज हो जाता है, तो किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। इस तरह से हमारा मूंग बीन है, उड़द बीन है, उसमें भी यही प्रॉब्लम था। तो हमने अच्छी किस्में निकाल के, रेजिस्टेंट वैरायटी निकाल के हमने किसानों को दी है। इस तरह से हमने टोमेटो में भी अच्छी वैरायटी निकाल के, जो लिप कर्ल वायरस है, और उसमें भी हमने अच्छी वैरायटी निकाल के रेजिस्टेंट वैरायटी दी है, कि जिसकी वजह से आज किसान की इतनी डिमांड है कि भाई हमारे को यही वैरायटी चाहिए, क्योंकि हमारे को कोई इसके जो कंट्रोल मेजर है वो लेने की ज़रूरत ना पड़े और उनको जो नुकसान हो रहा था वो नुकसान नहीं हो। जी सर, जैसे आपने बताया नई किस्मों पर ध्यान दिया जा रहा है विश्वविद्यालय की ओर से, लेकिन ये नई किस्में आप तो हम किसानों को बता रहे हैं, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो इन किस्मों को लेकर जागरूक नहीं है, तो वो कैसे इस खेती की ओर बढ़ सकते हैं, नई किस्मों की ओर रुख कर सकते हैं, ताकि वो अपनी खेती में मॉडर्नाइजेशन ला सकें? अब हमारा जो एक्सटेंशन मैकेनिज्म है पूरा, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है गुजरात में। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा लाइन डिपार्टमेंट कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर है, उनकी जो पूरी एक्सटेंशन की मशीनरी है, और आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मशीनरी है, एनजीओ की मशीनरी है, आत्मा की मशीनरी है एक्सटेंशन की, तो हम सब लोग साथ में मिलके ये सब काम कर रहे हैं। तो मान लो कि हमने एक वैरायटी निकाल दी है, नई वैरायटी निकाली, किस्में निकाली, और रेजिस्टेंट मैंने बताया, तो उसका सीड किसानों के वहाँ किस तरह से जल्दी पहुँचे, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो हम सीड प्रोडक्शन करके किसानों को देंगे, तब जाके ये काफ़ी किसान इसका यूज़ करेंगे। दूसरी बात है कि किसानों ने, आपने बताया कि भाई किसान तो गांव में बैठा है, उनको पता ही नहीं है कि वैरायटी रेजिस्टेंट है नहीं है, तो हम ये जो अलग अलग किसान गांव में जाके उसको फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। इसका मतलब ये कि इसके निदर्शन देते हैं, सीड उनको, उनके किसान को देते हैं, वो उनका खेत पे लगाएंगे, और वहाँ गांव में जो किसान, आजू बाजू के जो किसान हैं, उनको इकट्ठे करके उनको दिखाएंगे कि भाई जो ये नई किस्में है, इसमें ये रोग नहीं आ रहा है, बीमारी नहीं आ रही है, तो वो जो उनको पता चल जाएगा कि ऐसी वैरायटी है, तो नेक्स्ट ईयर है वो सीड वो लेने के लिए आएगा, और जो ये नई वैरायटी है, इस तरह से बहुत झड़प से कहते हैं कि काफ़ी कम समय में
किसानों के वहाँ पहुँच जाती है। जी सर, जिस तरीके से अगर हम देखते हैं कि तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए सरकार भी काफ़ी किसानों को जागरूक कर रही है कि किसान तकनीकों का इस्तेमाल करें और मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ें, लेकिन वहीं दूसरी ओर कई किसान ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं, उन्हें पता नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहां के किसानों को नॉलेज ही नहीं है, या फिर कह सकते हैं उन्हें शिक्षा का वो स्तर ही नहीं पता है कि किस तरीके से खेती को हम कर सकते हैं या फिर नई खेती को वो अपने खेतों के लिए चुन सकते हैं। तो आनंद विश्वविद्यालय किस तरीके से उन किसानों के लिए मददगार साबित हो रहा है? अभी जो आनंद कृषि यूनिवर्सिटी का मैंने बताया कि जो विस्तार है वो ज्यूरिडिक्शन है, इसमें जो 9 डिस्ट्रिक्ट है ना, वो 9 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइप के किसान हैं। मान लो कि आनंद है, खेड़ा है, बड़ौदा है, तो उसमें जो किसान है काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं और काफ़ी प्रॉस्परस एरिया है, कहते हैं ना, काफ़ी अच्छा एरिया है। हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है पूरा, तो छोटा उदयपुर है और दाहोद का हमारा इलाका है, गोधरा का जो इलाका है वो पूरा ट्राइबल है, आदिवासी बेल्ट है पूरा। तो ये क्या है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी उनके पास पहुंचाने के लिए जो हम आनंद, खेड़ा, बड़ौदा में जो हम काम करेंगे, तो वो तो क्या है कि किसान पढ़े लिखे हुए तो वो तो जल्दी वो तो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ट्राइबल के लिए जो हमारा केवीकेज है और हमारा जो एक्सटेंसिव मशीनरी है, तो वो किसानों को इस तरह से उनको समझाना है, वो उनका स्तर देख के उनको समझाना है, उनके गांव में जाके वहाँ किसानों के वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करके ये सारी चीज़ें समझा के धीरे धीरे वो किसान भी और स्ट्रीमलाइन हो जाता है और वो भी आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है, हम मानते हैं कि भाई पढ़े लिखे किसान है और हमारी टेक्नोलॉजी है वो एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी वो भी थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना कि भाई नहीं मैं जो करूँगा वो तो अच्छा है। लेकिन कभी कभी जो ट्राइबल किसान है उनके दिमाग में एक बार बैठ जाता है ना कि भाई ये जो साइंटिस्ट है, एक्सटेंशन वर्कर है, वो जो हमारे को कह रहा है, एक बार फायदा हो गया ना, वो उनको एक ही बार समझाना होता है। ये समझ लो कि वो एक बार समझ गया ना, तो आपके पास नेक्स्ट ईयर आप जो कहोगे ना, जो कुछ भी, वो मानने के तैयार हो जाएगा और आपको एक भगवान की तरफ मानेगा कि भाई ये नहीं, ये साहब कह रहे हो अच्छा है, क्योंकि हमारे को इतना फ़ायदा हो गया। तो इस तरह से ये ज़रूरी नहीं है कि एजुकेटेड फार्मर्स है वो जल्दी सीख जाएंगे और जल्दी उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से हम जो हर एक अलग अलग टाइप के किसान हैं वो उसको ध्यान में रख के जो जिस तरह से उनको समझाना है, लोकल लैंग्वेज में समझाना है, डेमोन्स्ट्रेशन दे के समझाना है, उन पे घर पे बैठ के समझाना है। एक कहते हैं ना कि एक फैमिली का एनवायरनमेंट जनरेट करके भी सिखाना पड़ता है उनको, कि भाई उनको ऐसा लगे कि नहीं ये तो हमने घर के हमारे साइंटिस्ट है। इस तरह से अगर मान लगेंगे ना तो आप जाओगे तो वो बिल्कुल आपको स्वीकार करेंगे। जी सर, अगर मैं बात करूं कृषि विश्वविद्यालय के, आनंद कृषि विश्वविद्यालय की, तो किसानों को जोड़ने और किसानों से जुड़ने का काम किस तरीके से किया जा रहा है पहले से लेकर और अब तक? अब किसानों को जोड़ने का काम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो अलग अलग तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक तो हमारे क्या है कि किसानों के गांव में जाके किसान सभा रखे हम, किसानों को हमने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया है उसका पार्क खड़ा है। दूसरी साइड में उन्होंने जो पार्क लगाए सेम, वो अलग अलग किस्में हैं, हमारी किस्में, उनकी किस्में हैं। वहाँ हम किसानों को इकट्ठे करेंगे, 50-100 किसानों को, और उनको दिखाएंगे कि भाई देखो ये हमारी वैरायटी है, उसमें कुछ भी नहीं है, रोग नहीं आया, कुछ भी नहीं है, इसमें जो रोग आ गया है इसमें प्रोडक्शन भी नहीं आ रहा है। तो वो वहाँ जाके हम उनको समझाते। दूसरी बात है उनको यहाँ ले आते किसानों को। हमारे काफ़ी ऐसे तालीम वर्ग चल रहे हैं रेगुलरली, वो ट्रेनिंग जो कहते हैं ना उसको, ये ट्रेनिंग के जो आयाम में, वो आयाम में किसानों को यहाँ ले आते हैं। हमारे केवी के जो हरेक ज़िले में है वहाँ भी उनको तालीम देते हैं। तो ये तालीम के ज़रिए से हम किसानों को सारी चीज़ें बता, ये एक एरिया नहीं होता है, इनमें अलग अलग एरिया होता है। मान लो कि पाक संरक्षण का है, फर्टिलाइज़र का है, दूसरा कि भाई एग्रीकल्चर के साथ एनिमल हस्बेंड्री भी जुड़ी हुई है, तो उसको जो पशु है तो पशु के बारे में भी उनको समझाना पड़ेगा। वो क्लीन मिल्क प्रोडक्शन कि भाई आपको कैसे दूध, अच्छा दूध कैसे प्रोडक्शन करोगे, आप गाय भैंस है उनकी कैसे अच्छी तरह से संभाल करोगे, तो इस हिसाब से उनकी जो साइड इनकम है वो भी बढ़ेगी। तो इस हिसाब से वो दोनों साइड से होता है, ऑफ कैंपस है, ऑन कैंपस है। और हमारे कैंपस में यहाँ आते हैं तो वो हम वहाँ से यहाँ लाते हैं, 3 दिन 4 दिन की ट्रेनिंग होती है, यहाँ रहना, खाना पीना ये सब यहाँ होता है। ये सिर्फ ये क्लास ट्रेनिंग नहीं है। हमारे यहाँ जो किसान बंधु आते हैं, हमारे फार्म पे जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो वहाँ उनको दिखाते हैं। दूसरी बात, जो किसान है, अच्छे अच्छे किसान हैं, उन्होंने भी जो डेमोन्स्ट्रेशन लगाया है वहाँ भी उनको ले जाते हैं।
और जो किसान ने अच्छा काम किया है तो वो किसान से जब बात करेगा ना तब उनकी समझ में ज़्यादा आ जाता है। तो इस तरह से हम हर एक तरीके अपना के किसानों को कन्विंस करने की ट्राई करते हैं। सर, अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ कि पिछले काफ़ी समय से आप वीसीबी और कितने टाइम से काम कर रहे हैं, तो कितना बदलाव कृषि क्षेत्र में आपने पाया है? आज किसानों को क्या वो सहूलतें हैं जो पहले के किसानों को नहीं थी, या आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ज़रूरत है कृषि क्षेत्र में बदलाव की? अब ये समय समय की बात होती है। जो भूतकाल की बात करूँ तो मैं देख रहा हूँ पूरा सिनारियो कि अभी जो रिसर्च का हमारा चल रहा था, ये पूरी बातें हो रही थी। पहले क्या हुआ था कि जो किसान है इतना एक्टिव नहीं थे। मैं इतना बताऊं कि भाई इतना वो एक्सेप्टेंस नहीं करते थे। अब इतना जागरूक हो गया है, वो उनकी भूख खुल गई है। मैं तो ये कहूँगा कि भाई नई नई चीज़ें लाओ, आप क्या बताना चाहते हो, हर एक चीज़। और हमारी जो सरकार की योजनाएं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है या तो गुजरात सरकार की जो योजनाएं हैं, तो वो योजनाओं के बारे में भी उनको समझाते हैं कि भाई आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो, फ़ायदा उठाओ इसको। आप ऐसे बैठे हो और आपको अगर कोई ज़रूरत है तो वो सिर्फ हम उनको सब्सिडी की बात नहीं करनी है, उनको ये योजनाएं समझानी है और योजना का किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। अगर उनको कोई दिक्कत आती है ये योजना समझने में, कोई उनको एप्लीकेशन करने में और ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, ये सारी चीज़ें ये ट्रेनिंग के साथ साथ ये भी हमने जोड़ रखा है। तो इस तरह से किसान धीरे धीरे करके उसमें से आगे आ रहा है। और फ्यूचर में तो मैं ये समझ रहा हूँ कि समझ में जो ये अभी काफ़ी बदलाव आ रही है, तो ये बदलाव आया है तो फ्यूचर में जो किसान आएगा ना, ये तो मुझे लग रहा है कि एक इतना तैयार होकर आपके पास आएगा ना, कभी तो हमारे को भी उनको जवाब देने में दिक्कत हो जाएगी। मुझे तो लग रहा है फ्यूचर में ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से तैयार होना पड़ेगा। ये जो एफपीओ आ रहा है, तो एफपीओ में क्या है कि जो किसान है उसका संगठन है, तो ये सारी चीज़ें नए हमारे माननीय वड़ा प्रधान मोदी साहब भी जो नई जो स्कीम अभी निकाल रहे हैं, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये किसानों को जोड़ना है, किसानों को आगे ले जाना है, किसान की आय बढ़ानी है। तो ये आय कैसे बढ़ेगी? दो तरीके से बढ़ेगी। एक तो ये है कि वैल्यू एडिशन करे, उसका उत्पादन बढ़ाए, और सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वो आय बढ़ाने में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बिन ज़रूरी जो ज़रूरी नहीं है, वो इसके पीछे जो खर्चा कर रहा है किसान, कि जो उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, तो ये ज्ञान नहीं है, इसकी वजह से वो ज़्यादा खर्चा कर रहा है। तो ये अगर खर्चा वो 20-30% जो खर्चा ज़्यादा कर रहा है, अगर वो कम करेगा तो इससे उनकी आय बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि वो खर्चा नहीं किया है वही आय बढ़ गई। तो इस तरह से दोनों साइड से वो कम खर्चा करके दूसरी साइड में वो उनका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, उनकी वैल्यू एडिशन भी होगी, उनको बाजार भी अच्छा मिलेगा। तो डेफिनेटली हम सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में किसान है और डेफिनेटली वो बेनिफिट उठाएगा। जी, हाल ही में सर आपने अमूल के साथ MOU साइन किया है, तो उसके बारे में हमें बताएं। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी एरिया में काम करती है, और जो हमारे काउंटर पार्ट है, कोई भी संस्था है, ये गुजरात में से है, दूसरे राज्य में से है और दूसरे कंट्री में से भी है। तो इस तरह के जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ हम MOU करते हैं। तो वो MOU में से हमने अमूल के साथ एक MOU हमने रिसेंटली किया है, क्योंकि अभी अमूल पहले दूध के बारे में सोचता था जी। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सहकारिता जो डिपार्टमेंट सेपरेट चालू किया है, तो ये भी कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है अमूल। तो उसके अंडर में ये दूध के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी जोड़ना चाहते थे, और सबसे ज़्यादा उन्होंने अभी इम्पोर्टेंस दी है ऑर्गेनिक फार्मिंग में दी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसानों को किस तरह से जोड़ा जाए और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किस तरह से बनाया जाए, तो उसमें हमारे आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हमारे काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। कंट्री लेवल पे हमने लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र है, वो पहले कंट्री में सबसे पहले हमने दिया था बोतल पैकिंग में। इसमें 5 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया, जो इसको कंसोर्टिया कहते हैं, NPK जो सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है सोइल में से, जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश है, वो उसको सोल्यूबल करके वो जो पौधे को पहुंचाता है। तो इस टाइप का जो बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करके बोतल में पैक करके हम किसानों को दे रहे हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, ये टेक्नोलॉजी हमने और संस्थाओं को भी दी है, तो अमूल को भी हमने रिसेंटली दी है। तो ये अमूल है वो लार्ज स्केल पे ये बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन करके, ये बोटल्स जो है बैक्टीरिया की वो प्रोडक्शन करके, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है ना, उनका डेयरी का नेटवर्क इतना बड़ा है कि उनके आउटलेट है,
पूरा कंट्री लेवल पे उनका जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ को वो साइड बाय साइड वो पैरेलली ये भी इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि भी किसानों को किस तरह से अच्छा क्वालिटी वाला और चीप मटेरियल मिले। तो उस हिसाब से हमने उनके साथ MOU करके बायो फर्टिलाइज़र का जो टेक्नोलॉजी है उनको दिया है, और मुझे लग रहा है कि वो कुछ चंद महीनों में भी वो प्रोडक्शन करके और मार्केटिंग करना चालू कर देंगे। सर, आपसे आखिरी सवाल बस यही है हमारा कि आप फसल क्रांति के माध्यम से किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं फसल क्रांति, क्योंकि एक काफ़ी चैनल्स काम कर रही है, वो तो ठीक है, मैं जानता हूँ कि भाई हर एक चैनल्स होती है, वो अलग अलग तरीके से काम होती है, लेकिन आपका नाम ही फसल क्रांति है, तो इसका मतलब ये कि भाई नेशनल लेवल पे आप एक फसल में क्रांति लाना चाहते हैं। तो मैं एक ब्रीडर हूँ, तो मैं भी एक क्रांति ला के नई नई वैरायटी निकालता हूँ, तो आप भी ये फसल क्रांति के ज़रिए आप भी ये जो नई नई चीज़ें हो रही है देश में, हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक इंस्टीट्यूट में हो रही है, तो आप वहाँ जाके उनको मिल के ये सारी चीज़ें जो बताओगे, तो हर एक यूनिवर्सिटी में से कुछ नई नई चीज़ें आ रही है। तो ये नई नई चीज़ें हैं, वो लिमिट नहीं रहे कि उनके यूनिवर्सिटी और उनके स्टेट तक ही लिमिट रहे। ये जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को लग रही है कि ये चीज़ आप ढूंढ के निकालो और इसको नेशनल लेवल के नेशनल प्लेटफॉर्म पे रखो, कि जिसकी वजह से दूसरे राज्य के जो किसान हैं, किसान बंधु हैं, वो भी इसको जाने और ये इसका फ़ायदा उठाएं। दूसरी लास्ट में ये भी कह रहा हूँ कि जो महिला किसान है ना, उनको भी आपको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि ये जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो ये इसको भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा नेचुरल फार्मिंग का आ रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का आ रहा है, ये सारी जो पशुपालन है, पशुपालन में तो 90% महिला का ही रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसमें हमारे वहाँ भी, मैं आपको बताऊँ, ट्राइबल में हमारा एक महिला तालीम केंद्र है। इंडिया में ट्राइबल का एक ही पहला केंद्र है वो, कि वहाँ सिर्फ आदिवासी महिलाओं को ही ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह की जो तालीम है, वो तालीम अगर हम महिलाओं को भी इम्पोर्टेंस देके अगर करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि वो भी जो किसान है, हमें बंधु है, उनके साथ जुड़ जाएगी महिलाएं और उनका कंट्रीब्यूट करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर KB कथारिया जी। बहुत जानकारी दी सर ने हमें कि किस तरीके से एग्रीकल्चर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी की जा रही है, किसानों तक पहुंचने के लिए नई किस्में किसानों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश यूनिवर्सिटी आनंद विश्वविद्यालय की ओर से की जा रही है। और भी कृषि संबंधित जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।